बशर चाचा आप? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। कैसे आना हुआ? भाईजान का सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब यहीं रहना चाहिए आप लोगों के साथ। वैसे भी आपके सिवा मेरा है ही कौन। अब आप लोगों की देखभाल करना मेरा फर्ज है। फैजल, अब यही बाकी रह गया था। लोग क्या बोलेंगे इसकी जरा भी परवाह नहीं तुझे। शमशाद तेरा यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं करता था। शर्म नहीं आती तुझे? शमशाद को बहुत सी चीजें पसंद नहीं थी खालाजान। नफीसा भी नहीं और शायद आप भी नहीं। चुप! सुनो, तुम्हें कल आने की जरूरत नहीं है। हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। और ये सब छोड़ो, एक काम करो, ये पानी अंदर जाकर फेंक दो। जाओ। सुधाकर, तुम्हें तैयार नहीं होना है क्या? आओ जल्दी। ठीक है, आता हूँ। शमशाद की मौत से पहले उससे आखिरी बार फोन पे बात करने वाली तुम थी। नफीसा, क्या छुपा रही हो हमसे? क्योंकि उस दिन तो तुमने साफ मना कर दिया था कि तुमने शमशाद से कोई बात ही नहीं की। साहब, उस दिन आप लोगों को देखा तो कुछ याद नहीं आ रहा था साहब। जब वो घर नहीं लौटे तो मैंने उन्हें फ़ोन किया। फ़ोन पर उन्होंने बताया कि वो दसना जा रही। उसके बाद मेरी उनसे कोई बात नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस फोन के जरिए तुमने शमशाद को कत्ल वाली जगह पे बुलाया हो और फिर उसे मरवा दिया? साहब, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? तो तुम ही बताओ, हमें किस पे शक करना चाहिए? साहब, जब मेरी शमशाद के साथ शादी हुई थी तो सोचा था कि एक नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। लेकिन जिंदगी को जहन्नम बनते देर नहीं लगी। शमशाद अच्छे इंसान नहीं थे साहब, और उनका गुस्सा बहुत ही तेज था। गुस्सा और शमशाद भाई? नहीं सर, एकदम नरम मिजाज के आदमी थे शमशाद भाई। बात बात पर लेकिन मेरे लिए किसी हैवान से कम नहीं थे साहब। क्या मतलब? ये निशान देख रहे हैं साहब? ये निशान उनके मुझ पर दिन रात किए गए जुल्मों की कहानी। कहीं कुछ भी हो, किसी से भी खपा हो, लेकिन गुस्सा केवल मुझ पर उतरता। उनके जुल्म दिन रात बढ़ते जा रहे थे साहब, पर अब मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो इस दुनिया में नहीं है। जो भी थे, जैसे भी थे तो मेरे शौहर ही ना। भैया, शमशाद की दुकान बंद क्यों है? तुम्हें पता नहीं? शमशाद का किसी ने मर्डर कर दिया है। क्या? जिंदा जला दिया बेचारे को। पति और पत्नी का रिश्ता बड़ा ही गहरा, बड़ा ही भरोसे वाला होता है, लेकिन नफीसा और शमशाद के रिश्ते में काफी बातें अजीब दिखाई दे रही थी। नफीसा शमशाद का एक अलग ही रूप पेश कर रही थी, जिसमें वो जालिम और बेरहम नजर आ रहा था, लेकिन दुनिया की नजर में वो बहुत ही सीधा साधा और शांत स्वभाव का इंसान था। पुलिस के लिए कश्मकश बढ़ती जा रही थी। हेलो सर, एक बंदा पिछले कुछ दिनों से नफीसा के घर में रह रहा है और नफीसा ने हाल ही में एक अनजान बंदे से पैसे लिए हैं। इन दोनों को उठा के लाओ। साहब, इस तरह से आप मुझे लेकर क्यों आए? कि क्या किया है मैंने? सब बताएंगे तुझे। तू कौन है और तूने क्या किया है। शमशाद का चचेरा भाई है ना तू। शमशाद के जीते जी तो नहीं, लेकिन उसके मरने के बाद तेरा उसके घर में आना जाना बहुत हो रहा है। और अब तो हमने सुना है कि तूने वहीं अपना डेरा बसा लिया है। क्या चल रहा है तेरा नफीसा के साथ? और ये बता कि शमशाद को क्यों मारा? साहब, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने नहीं मारा। पूरे शहर में सिर्फ तुझे ही शमशाद की जली हुई लाश मिलती है। तेरा ही ताल्लुक नफीसा से निकलता है और तू ही उसे पैसे भी देता है। सर, मैंने आपको कहा था कि मैं रोज काम के सिलसिले से वहाँ से गुजरता हूँ, कि मैं ऐसे एक इत्तेफाक है और कुछ भी नहीं है। सर, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो शमशाद भाई की लाश है। चल मान लेते हैं, लेकिन नफीसा के साथ जो तेरा ताल्लुकात है वो तो कोई इत्तेफाक नहीं है ना। मैं उसके बारे में गलत सोच भी नहीं सकता। हम बताते हैं क्या सोच है तेरी।
तूने ये सोचा कि शमशाद को रास्ते से हटा दूंगा तो शमशाद का घर उसकी बीवी का हो जाएगा और उसके बाद उसका घर और बीवी दोनों तेरे। क्यों? सर नफीसा को तो मैं अच्छे से जानता भी नहीं हूँ, वो बस मेरी माँ के लिए कपड़े सीती है। मैं वो कपड़े उसको देता हूँ और सिलने के बाद उससे वापस लेकर आ जाता हूँ बस। सर पैसे भी उसको मैंने उसकी मजदूरी के ही दिए थे। साहब एक छोटे से मकान के लिए मैं ऐसा क्यों करूंगा? किसी का कत्ल क्यों करूंगा मैं? वैसे भी साहब शमशाद से ज्यादा प्रॉपर्टी मेरे पास है, चाहे तो आप वेरीफाई करवा सकते हैं। बेटा वेरिफिकेशन तो अब तेरी हर बात का होगा और अच्छे से होगा। सर असगर पे बहुत प्रेशर डाला लेकिन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। बशर भी अपनी कहानी पे अड़ा हुआ है। इस केस को लेकर हमारे हाथ में कोई ठोस इन्फॉर्मेशन नहीं है। उधर से मीडिया ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। एक सेकंड। हेलो, अच्छा एड्रेस बताओ। ठीक है। क्या हुआ? सर शमशाद के कॉल रिकॉर्ड डिटेल में चेक किए तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। उसे 3 महीने से एक नंबर से कॉल आ रहे थे। किसी सुनीता सिंह नाम की लड़की के नाम रजिस्टर्ड है और एड्रेस है जानता नहीं तूने किससे पंगा लिया है। 1 मिनट में दिमाग सही करवा दूंगा और काम हो जाना चाहिए। पापा खाना तैयार है। चल सुनीता का घर यही है? जी मैं ही हूँ सुनीता। हमें मोहम्मद शमशाद के बारे में आपसे कुछ पूछताछ करनी है। कौन है बेटी? कोई नहीं। देखिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ अभी के लिए आप लोग यहाँ से चले जाइए। अगर मेरे पापा को पता चल गया ना कि आप लोग शमशाद के बारे में मुझसे सवाल कर रहे हैं तो वो मुझे जान से ही मार डालेंगे। प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात मानिए। कोई बोल क्यों नहीं रहा? कोई नहीं पापा, वो बस कोई एड्रेस पूछ रहा है। रिक्वेस्ट करती हूँ। ठीक है हम तुम्हारा बाहर वेट कर रहे हैं, तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। हाँ ठीक है, आप आगे चलिए मैं पीछे से आती हूँ। कौन था बेटी? कोई नहीं पापा, वो बस एड्रेस बता दिया। जनवरी 2016 से लेकर 13 मार्च 2017 तक तुम शमशाद से कॉन्स्टेंटली टच में थी। हमारी दोस्ती थी सर। दोस्ती? शमशाद की उम्र 43 की थी और तुम्हारी 21 की है। इतनी दोस्ती कैसे होगी तुम दोनों के बीच? तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से सुबह शाम बिना नागा कई कॉल्स होते थे तुम्हारे बीच, मैसेजेस होते थे और कई कॉल्स के ड्यूरेशन तो आधे घंटे से ऊपर के हैं, वो भी दिन में 2-3 बार। फासला सिर्फ उम्र में बढ़ा था, फोन में तो नजदीकियां बढ़ी थी। ये सारे सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो सर? वो इसलिए क्योंकि हमें शमशाद की डेड बॉडी मिली है। किसी ने उसे जिंदा जलाकर मार डाला है और जब हम उसका केस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो उसके कॉल रिकॉर्ड्स में से हमें तुम्हारा नंबर मिला है। क्या लगता है कौन मार सकता है उसे? मुझे क्या पता सर, मैं तो खुद हैरान हूँ, मुझे कुछ नहीं पता सच में। सर मेरा परिवार बहुत ही दकियानुसी विचारधारा का है। मैं लड़की हूँ ना, इसलिए स्कूल की पढ़ाई खत्म होते ही बस मुझे घर के कामकाज में लगा दिया। बाहर जाने के नाम पे मैं बस दरगाह तक ही जा सकती थी और वो भी इसलिए क्योंकि उसमें मेरी माँ का विश्वास था। मैं शमशाद से पहली बार दरगाह में ही मिली थी सर। फूल मैडम चप्पल इधर उतारिए। आइए मैडम, बाबा के लिए चादर लेके जाइए, बाबा मन्नत पूरी करें। आइए मैडम, आइए, जूते चप्पल इधर उतारिए। मैडम जी वो चादर दिखाना मुझे। कितना रुपए? आप चादर चढ़ा कर आइए, पैसे हम बाद में देंगे। वहीं से हमारी दोस्ती शुरू हो गई। भीड़ में भी हमारी निगाहें एक दूसरे को ढूंढ ही लेती थी सर। हम धीरे धीरे एक दूसरे का दुख दर्द बांटने लगे। शमशाद पहला ऐसा मर्द था जिसने मुझसे इतनी इज्जत से बात की थी सर।
उम्मीद का धागा बांधते वक्त आंखों में आंसू क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी थमने वाली है। मेरे पापा मेरी शादी जबरदस्ती करवा रहे। 22 साल की उम्र में शादी, 23 में बच्चा और 25 में तो जिंदगी दोपहर पकड़ लेती है। तुम चाहो तो हालात बदल भी सकते हैं। हम फोन पर बातें करने लग गए और धीरे धीरे हमें नजदीकियां बढ़ने लग गई। तुम जानती थी कि वो शादीशुदा है और उसके बच्चे हैं? जी, पर उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो अपनी बीवी को छोड़कर मुझसे शादी कर लेंगे। तुम्हें कभी डर नहीं लगा कि अगर तुम्हारे परिवार को ये बात पता चल गई तो क्या होगा? लगता था सर, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत में बहुत आगे निकल चुकी थी। शमशाद से आखिरी बार कब मिली थी? 13 मार्च को हम मिलने वाले थे। उनका मुझे सुबह फ़ोन आया था और उन्होंने कहा था कि वो मुझे रात को फ़ोन करेंगे, लेकिन वो रात कभी आई ही नहीं सर। मैंने बहुत बार उनको फ़ोन किया पर उनका नंबर बंद मिल रहा था, और जब मैं दरगाह गई तो भैया शमशाद की दुकान बंद क्यों है? तुम्हें पता नहीं, कल रात शमशाद का किसी ने मर्डर कर दिया है। क्या? जिंदा जला दिया बेचारे को। मैं अभी तक ये नहीं समझ पाई कि कोई उनको क्यों मारेगा सर, और किस लिए। क्या तुम्हारे घर में किसी को ये बात पता थी कि तुम्हारा शमशाद से अफेयर था? मेरे पापा को पता था। तो क्या लगता है तुम्हारे पापा शमशाद को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं? नहीं सर, मेरे पापा ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तुम जा सकती हो। सर, शमशाद शादीशुदा होते हुए भी दोहरी जिंदगी जी रहा था। कहीं उसकी मौत की वजह उसका ये अफेयर ही तो नहीं? एक काम करते हैं, इस केस के सिरों को एक एक करके खोलते हैं। सुनीता के पिता को बुलाओ। ओके सर। हमारी बात तो छोड़िए, आप बताइए, कौन माँ बाप चाहेगा अपनी बेटी की बदनामी? तो इसका मतलब ये हुआ कि शमशाद को आपने मरवाया है? मरवाना तो चाहता था, पर कोई अपना पहले से ही हाथ साफ कर गया। आपको जरा सा अंदाजा भी है कि आप क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, अच्छी तरह से। अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। सर, तेवर तो बड़े तीखे दिखा कर गया। शर्मा, कुछ लोग झूठ भी बड़े भरोसे से बोलते हैं। बाप बेटी दोनों के मोबाइल पर नजर रखो। ओके सर। तुम शमशाद के अफेयर के बारे में जानती थी? जी बिल्कुल जानती थी साहब। वैसे भी 17 साल गुजारे हैं उस इंसान के साथ। उनकी हर नब्ज से वाकिफ थी और अपनी आंखों से भी देखा था। लेकिन जब पूछा तो मानो कयामत आ गई। उन्हें प्यार हो गया था उस लड़की से साहब, पागल हो गए थे उसके पीछे। और तुमने हालात से समझौता कर लिया? तो क्या करती साहब, मेरे 2 बच्चे, मैं पहले माँ। लेकिन शमशाद ने तुम्हें धोखा दिया था, तुम्हारा दिल टूटा था, तो जाहिर सी बात है तुम्हें गुस्सा तो आया होगा। दिल तो पहली बार तब टूटा था जब उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया था। लेकिन नफीसा, अगर बात इतनी सीरियस थी तो तुमने शमशाद के खिलाफ कंप्लेंट क्यों नहीं की? उसे छोड़ा क्यों नहीं? कैसे छोड़ देती साहब? लोगों को पता चलता तो क्या कहते? मेरी बच्ची बड़ी हो रही थी। अगर सबको ये सब पता चलता तो उससे शादी करने के लिए कौन तैयार होता? इसीलिए ऐसी जिंदगी जी रही थी। और वैसे भी घर तो उनसे ही चलता था ना साहब। मैं छोड़कर जाती भी तो कहाँ जाती? क्यों? सिलाई का काम तो करती हो ना तुम? हाँ साहब, लेकिन उससे गुजारा नहीं होता, इसलिए मजबूरी और बेबसी की जिंदगी जी रही थी। ठीक है, लेकिन जब तक इस केस की तहकीकात पूरी नहीं हो जाती, शहर छोड़ के मत जाना। आप मुझ पर शक कर रहे हैं साहब? शमशाद मारपीट करने वाले, हाथापाई करने वाले इंसान थे। मैंने सब्र कर लिया,
हो सकता है किसी और के सब्र का बांध टूट गया। हमें ये बताकर कि वो शमशाद के अफेयर के बारे में जानती थी और उस पर पहले से ही मारपीट और हिंसा का इल्जाम लगाकर नफीसा खुद हमारी नजरों में इस केस की सबसे बड़ी सस्पेक्ट बन गई है। उसके पास बहुत बड़ा मोटिव है शमशाद को मारने का। सर नफीसा ने जो हमें हर बार बयान दिया था उससे शमशाद की एक अलग ही तस्वीर सामने आ रही है। शमशाद अच्छे इंसान नहीं थे साहब। और उधर मकसूद, सुनीता और शमशाद को जानने वाले लोगों ने जो हमें बयान दिया था वो नफीसा के बयान के बिल्कुल उलट है। एकदम नरम मिजाज के आदमी थे शमशाद भाई। अब्बू अम्मी को नहीं मारते थे। अभी तक ये नहीं समझ पाई कि कोई उनको क्यों मारेगा सर। तो ऐसा तो नहीं कि नफीसा हमारे सामने सिंपैथी गेन करके हमारी आंखों में धूल झोंक रही हो। शमशाद एक दोहरी जिंदगी जी रहा था। हमें देखना यह है कि उसकी जिंदगी का कौन सा पलड़ा उसकी जिंदगी पे भारी पड़ गया। लेकिन सर 13 मार्च को नफीसा घर पर ही थी जिस दिन शमशाद का मर्डर हुआ और ये बात हम वेरीफाई भी कर चुके हैं। वो ये भी सकता है कि वो जानबूझ के घर में रुक गई हो, अपने पड़ोसियों को अपना गवाह बनाया हो और उसने ये काम किसी और से करवाया हो। क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं मैम साहब, बर्तन धो रही थी। अच्छा एक काम करो, बाथरूम में कपड़े पड़े हैं वो लेकर आओ। ठीक है मैम साहब। क्या है ये सब? किसका है ये पैसा? ये पैसा कहाँ से आया? तेरा है ये पैसा? तेरा है ये पैसा? दूसरे के घर से चोरी करके मेरे घर में छुपाने के लिए आई है? सच सच बता दे किसका है ये पैसा? देख आखिरी बार पूछ रही हूँ, बता दे पैसे। क्या कर रही है? सर आजकल सुनीता के इस नए नंबर से फ़ोन कॉल आ रहे हैं, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि बात करने के बाद स्विच ऑफ बता रहा है मोबाइल। इस नंबर की डिटेल निकालो, पता करो किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। ओके सर। शर्मा सर। सुनीता और नफीसा दोनों पर नजर रखो 24 घंटे। ओके सर। अंजलि अपना दरवाजा खोलो। अंजलि फैजल, तुम्हें गन कहाँ से मिली? सर वो अब्बू की अलमारी से। सर मुझे अब्बू जान की बहुत याद आ रही थी। हम उनकी अलमारी से उनकी तस्वीर लेने गए थे अपने पास रखने के लिए, और वहाँ से हमें ये गन मिली। साहब जैसे ही मुझे पता चला मैं इसे लेकर यहाँ आ गई। अच्छा किया आपने। खैर आप लोग जाइए, हम देखते हैं। साहब अभी तक आपको ना तो कोई कातिल मिला है ना ही कोई सुराग। शमशाद तो मुझे जीते जी भी जीने नहीं दे रहे थे और हम मरने के बाद भी जीने नहीं दे रहे। नफीसा, ये किसी का रचा हुआ चक्रव्यूह है और देर सवेर हम इस चक्रव्यूह को तोड़ ही लेंगे और बहुत जल्द शमशाद के कातिल हमारे सामने होंगे। जाओ। शर्मा समझ में नहीं आ रहा है, एक सीधा साधा आदमी जो दरगाह पे फूल बेचता था, वो इस गन के साथ क्या कर रहा था? इस शमशाद की जिंदगी के जितने पन्ने पलटते जा रहे हैं उतने ही पहलू सामने आ रहे हैं। सर सुनीता के मोबाइल पे जिस नंबर से कॉल आया था उसके एड्रेस पे सतमिंदर सिंह नाम का कोई आदमी किराए पे रहता था, लेकिन 2 साल पहले ही वो घर छोड़ के चला गया। अब किसी को नहीं मालूम वो कहाँ पे रहता है।
शर्मा, सर अपनी टेक्निकल टीम से कहो कि उस नंबर को ट्रैक करें और वो नंबर जैसे ही ऑन होता है उसे ट्रेस करते रहें। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली पहले ये पता लगाओ कि ये गन किसकी है, किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। ये बहुत बड़ा कांड है शर्मा। हेलो सर, उस गन की डिटेल मिल गई है। वो शमशाद के दोस्त मकसूद के नाम रजिस्टर्ड है और वो गन डासना से खरीदी गई थी। हाँ सर, हाँ वो गन मैंने ही दी थी शमशाद को। वो करीब 15 दिन पहले आया था मेरे पास, बहुत ही बुरी हालत में था। मकसूद देख, मेरी जान खतरे में, अपनी हिफाजत के लिए मुझे तेरी गन चाहिए। प्लीज यार, मेरा ये काम कर दे। उसकी हालत देख के लग रहा था सर वो सच बोल रहा था। और इसीलिए तूने अपनी गन उठाकर उसे दे दी। और जब हमने पहले पूछा था तब क्यों नहीं बताया? पहले बताता तो मैं फंस जाता। मैं वकील से सलाह कर रहा था सर। हो सकता है, हो भी सकता है। रत्ना के पति के बारे में और इंफॉर्मेशन निकालो, हो सकता है उसका भी इस केस से कोई ताल्लुक हो। ओके सर। शर्मा, हमारे पास इस केस के 5 प्राइम सस्पेक्ट हैं। नफीसा, बशर, असगर, सुनीता और सुनीता के पिता जगन्नाथ सिंह। नफीसा घरेलू हिंसा की शिकार थी और उसको अपने पति के अफेयर के बारे में भी पता था। हो सकता है उसने बशर की हेल्प ली हो, और हो ये भी सकता है कि नफीसा और बशर का अफेयर चल रहा हो। इस हिसाब से बशर के बाद शमशाद को मारने का मोटिव तो बनता है। इसके बाद है असगर। असगर का कहना है कि उसका नफीसा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हमें लाश की इंफॉर्मेशन देके वो हमें गुमराह कर सकता है। इस हिसाब से उस पर भी शक तो बनता है। सुनीता, हो सकता है सुनीता के पहले पहले प्यार की मिठास कम पड़ गई हो, लेकिन शमशाद उसे छोड़ना न चाहता हो और इसी वजह से सुनीता ने यह कांड किया हो। या फिर सुनीता के पिता जगन्नाथ सिंह को अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी और हो सकता है ये मामला ऑनर किलिंग का हो। सर, शमशाद ने मकसूद से कहा था कि उसकी जान को खतरा है। आखिर ये खतरा किससे हो सकता है? और सर, उसे पीटा किसने होगा? वो जो कोई भी है शर्मा, इन सभी प्राइम सस्पेक्ट्स में से कोई एक है, और जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन एक्टिव है वो सामने नहीं आएगा। एक काम करते हैं, अपनी इन्वेस्टिगेशन को गुप्त तरीके से जारी रखते हैं। दुनिया के सामने यही दिखावा करते हैं कि हमने इस केस को क्लोज मान लिया है, लेकिन खामोशी से सभी प्राइम सस्पेक्ट्स पे नजर रखेंगे। देखते हैं सबसे पहले कौन हरकत में आता है। राइट सर। सर, सतविंदर सिंह का फोन अभी अभी एक्टिव हुआ है और चंडीगढ़ की तरफ ट्रैवल कर रहा है। शर्मा, अपनी टेक्निकल टीम से हेल्प लो और सतविंदर के फोन की लाइव लोकेशन को फॉलो करो। और सबसे जरूरी, इस केस के जितने भी सस्पेक्ट हैं सब पर नजर रखो। ओके सर। सर, सतविंदर सिंह का फोन ट्रैवल करके चंडीगढ़ से वापस गाजियाबाद की तरफ आ रहा है और सर्च नंबर पे उसने फोन भी किया था। ओह, तो ये औरत अभी तक हमारे साथ गेम खेल रही थी। पीछा करो इसका और सतविंदर के फोन को लगातार फॉलो करते रहो। ओके सर। नफीसा से मेरी शादी अम्मी अब्बू की पसंद से हुई थी। आपसी रिश्तेदारी में, मजबूरी में नफीसा से मैंने रिश्ता तो जोड़ लिया, लेकिन दिल नहीं जोड़ पाया। जैसे तैसे जिंदगी चला रहा था। फिर सुनीता मेरी जिंदगी में आई, मुझे इससे इश्क हो गया।
मैं चाहता तो नफीसा को तलाक दे सकता था, लेकिन पूरे खानदान में बदनामी हो जाती। मुझे कोई ना कोई हल तो निकालना ही था सर। सुनीता से ताल्लुकात रखने की वजह से मुझ पर पहले भी हमला हो चुका है। सुनीता दूसरे मजहब की है। इसके घर वाले कभी भी हमारे इस रिश्ते को मंजूरी नहीं देते। मैंने सोचा मैं क्यों ना अपनी हस्ती ही मिटा दूं और मामला ठंडा होने पर सुनीता के साथ कहीं दूर निकल जाऊं। मैंने दासना में एक मरे हुए आदमी के नाम पर सिम लिया और उसी नंबर से मैं सुनीता को फोन करता था और बाद में फोन ऑफ कर देता था। तो तेरी इस सोच की वजह से एक बेगुनाह की जान गई। कौन था वो? एक आदमी अक्सर दरगाह के बाहर बैठा करता था। वो लगभग मेरे ही कद काठी का था। मैंने उसे मेरे कपड़े दिए, उसे बराबर आ गए। वो पागल नहीं था, लेकिन कुछ अजीब सा था। उसकी बीवी सुबह उसको दरगाह पर छोड़कर जाती थी और रात को ले जाती थी। तो तूने उस भिखारी को टारगेट किया? मैंने सोचा अगर मैं इसको मार दूं और दुनिया को ये यकीन दिला दूं कि वो मैं हूं, तो मेरा सारा काम आसान हो जाएगा। मैंने उस आदमी को एक सुनसान जगह पर बुलाया। वो मेरे ही दिए हुए कपड़े पहन कर आया। फिर मैंने उसे अपनी घड़ी, अपना पर्स और कुछ पैसे उसे दिए। सुनीता ने मुझे कुछ रुपए दिए थे। मैंने उस आदमी का एक बार पीछा किया था। उसकी एक बीवी है, एक बच्चा है। मैंने एक पैसों से भरा हुआ बैग उसके घर के बाहर रख दिया। मैं जानता था सर उसकी फैमिली है। और तुम्हें इसने कैसे कन्विंस किया अपने प्लान में शामिल होने के लिए? सर, अगर भागकर शादी करती तो न जाने क्या हो जाता। पापा ने पहले भी शमशाद को पिटवाया है, अब की बार तो जान से ही मार डालते। इसलिए अकेले भागूंगी तो हल्ला नहीं होगा सोचकर मैंने शमशाद का साथ दे दिया। प्लान अच्छा बनाया था तुमने, कामयाब भी हो गए। अब इस कामयाबी का इनाम भी मिलेगा, जिंदगी भर जेल में रहना दोनों। किसी बेगुनाह की जान ली थी। याद रखिए, जो उन पे कितना भी पर्दा डालने की कोशिश करें, एक ना एक दिन वो बेनकाब होकर ही रहता है।